हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका आपके प्यारे चैनल कॉन्सेप्ट टू साइंस पर। मेरा नाम है निकेत और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर का वन शॉट रिवीजन जिसका नाम है रे ऑप्टिक्स। ठीक है, इसके पहले के सभी चैप्टर का रिवीजन वीडियो बनाया जा चुका है जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उन्हें भी ज़रूर चेकआउट करें। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम रे ऑप्टिक्स को बहुत ही शानदार तरीके से एकदम बेस्ट वे में रिवाइज करने वाले हैं। आपको बिल्कुल ऐसा फील नहीं होगा रिवीजन वीडियो जैसा, आपको डिटेल में भी समझाएंगे लेकिन साथ में टाइम सेव करते हुए भी चलेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि ऑप्टिक्स क्या होती है। देखिए, ऑप्टिक्स साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लाइट के बारे में पढ़ते हैं कि जो लाइट है ना, ये ऑब्जेक्ट्स के साथ किस तरीके से डील करती है, किस तरीके से इमेज बनाती है। ठीक है, जैसा कि हम देखते हैं मिरर्स में, लेंस में, प्रिज्म में, इन सभी ऑब्जेक्ट के साथ जो लाइट है ना अलग अलग तरीके से बिहेव करती है। जैसे प्रिज्म में लाइट 6-7 कलर्स में बिखर जाती है और मिरर में हमें अलग तरीके से इमेज मिलती है, और जब हम विंडो के कांच से आर पार देखते हैं ट्रांसपेरेंट ग्लास के तो हमें अलग तरीके से इमेज देखने को मिलती है। ठीक है, तो वही सब बिहेवियर हमको पढ़ना होता है रे ऑप्टिक्स में। ठीक है, इसके बाद हम वेव ऑप्टिक्स भी पढ़ेंगे, उसमें थोड़ा अलग बिहेवियर रहता है, उसमें अलग तरीके की स्टडी करनी पड़ती है हमको। ठीक है, तो रे ऑप्टिक्स का पहला टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन बहुत ही सिंपल टॉपिक है, हम बहुत छोटी क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे हैं कि कोई भी लाइट रे यदि आ रही है तो यदि प्लेन सरफेस है ना, तो प्लेन सरफेस में जिस पॉइंट पर ये लाई करेगी ना उसी पर एक नॉर्मल यदि हम ड्रॉ करें तो इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे जो है ना ये सेम पॉइंट सेम प्लेन पर लाई करती हैं और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल होता है। ठीक है ना, ये जो हमने सरफेस ली है ये एक्चुअली में प्लेन मिरर है जो कि एक साइड से पॉलिश है। ठीक है ना, और इस पर परपेंडिकुलर जो होता है उसे हम बोलते हैं नॉर्मल। यही दो हमारे लॉज होते हैं कि दोनों एंगल इक्वल होंगे और ये इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल एक प्लेन पर लाई करेंगे। ठीक है ना, इसके बाद हमें जानना है कि मिरर्स कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, हमने देख लिया कि भाई एक प्लेन मिरर है जिस पर हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ लिए। ठीक है ना, हमें ये देखना है कि और कौन से मिरर्स होते हैं। तो देखिए, मिरर होते हैं दो प्रकार के बेसिकली, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर तो ये हो गया, स्फेरिकल मिरर होता है जो गोल टाइप के होते हैं। ठीक है ना, एग्जांपल के लिए हम समझें तो ये है हमारा, यदि कोई हमने माना कि ये कोई स्फीयर है तो इसका यदि इतना हिस्सा हमने ले लिया, केवल इतना हिस्सा अलग कर दिया हमने, ये देखिए ये, तो ये जो हिस्सा है ना इसे हम बोलेंगे, इस टाइप का जो हिस्सा दिखता है ना इसे हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर। इस शेप में होता है कॉनकेव मिरर। ठीक है, और दूसरा होता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। ये दोनों ही स्फेरिकल मिरर्स का पार्ट होते हैं और इस चैप्टर में हमें इन्हीं दोनों मिरर के बारे में डिटेल में स्टडी करनी है। ठीक है, तो प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर के दो टाइप्स, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इमेजेस कि रियल इमेज होती है और एक वर्चुअल इमेज होती है। देखिए, रियल इमेज वैसी इमेज होती है जो कि एक्चुअली में बनती हुई, एक्चुअली में बन रही होती है एक्चुअली, है ना, जो कि हम स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं। लेकिन वर्चुअल इमेज ऐसी इमेज होती है जो कि हमें बनती हुई प्रतीत होती है ना। मतलब जो लाइट रेज है ना, जैसे इस वाले लेंस के मिरर के एग्जांपल से मैं आपको बताऊँ, ये दो लाइट रे आई, ये ऐसी वापस लौट गई मिरर से टकरा के, क्योंकि रिफ्लेक्ट करता है मिरर। तो हम लेकिन ऐसा एज्यूम करते हैं कि लाइट रे ना इस तरीके से पीछे गई हैं और यहाँ कहीं ये टकरा गई और इमेज बना दी। तो ये जो इमेज बनती है ये कहलाती है वर्चुअल इमेज। ठीक है ना, इसे हम स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, रियल इमेज को स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं। और एक चीज़ और याद रखने की है कि जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है सीधा, और यदि इमेज हमें सीधी मिल रही है तो हम इसे बोलेंगे कि ये इरेक्ट इमेज है, और यदि इमेज हमें इस टाइप की मिल रही है तो हम इसे बोलेंगे कि इन्वर्टेड इमेज है। ठीक है, तो यहाँ पर जो रियल इमेज होती है ना ये हमेशा ही इन्वर्टेड होगी, मतलब पलटी हुई होगी, नीचे साइड होगी। ठीक है, और जो वर्चुअल इमेज है ये हमेशा ही सीधी मिलेगी। आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम देखते हैं कुछ 2-3 पॉइंट्स जो कि काम के हैं हमारे प्लेन मिरर से रिलेटेड। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर में हमें पूरे तरीके से स्फेरिकल मिरर्स को पढ़ना है, प्लेन मिरर को हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, तो हम प्लेन मिरर के बारे में काम की बातें जान के उसे साइड में रखते हैं। ठीक है, प्लेन मिरर की जो फोकल लेंथ होती है ना ये इनफाइनाइट होती है। जैसे ये प्लेन मिरर है ना जो हमारे घरों में होते हैं ड्रेसिंग टेबल वाले, इनकी फोकल लेंथ इनफाइनाइट होती है, पहली चीज़।
दूसरी चीज़, ये हमेशा ही वर्चुअल इमेज बनाते हैं। वर्चुअल इमेज बनाते हैं और इनकी खासियत ये होती है कि ये हमेशा ही सेम साइज़ और सेम दूरी पर इमेज बनाते हैं, ठीक है। ये इमेज आप स्क्रीन पर ऑब्टेन कर नहीं सकते हैं, और आप मिरर से जितना दूर खड़े होंगे ना, मिरर के अंदर साइड उतनी ही दूरी पर आपकी इमेज बनेगी, ठीक है, और उतनी ही साइज़ की बनेगी। ये इनकी खासियत होती है, ठीक है। इसके बाद अब हम अपना मेन टॉपिक शुरू कर रहे हैं, जिसको हमें डिटेल में पढ़ना है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। इसके बीच में हम डिफरेंस देखने वाले हैं। पहला मिरर जो कॉनकेव मिरर है, ये होता है कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मतलब यदि लाइट रे आ रही है ना, जैसे ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ये पॉलिश साइड हो गई, ठीक है। ये लाइट रे आई, ये आई, ये आई, ये आई, 4 लाइट रे आई हैं, तो ये क्या करते हैं, ये कन्वर्ज करता है, एक ही पॉइंट पे से सारी लाइट रेस को पास करा देता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर लाइट रे क्या हुई, कन्वर्ज हो गई। तो कॉनकेव मिरर जो है ना, इसका नेचर होता है कन्वर्ज करना लाइट रेस को। लेकिन जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है ना, ये लाइट को फैला देता है। यहाँ लाइट आई, सॉरी ये तो पार हो गई, लाइट रे आई, रिफ्लेक्ट हो गई, तो जैसे और लाइट रे आई, ये भी रिफ्लेक्ट हो गई, ये आई, ये भी रिफ्लेक्ट हो गई, तो ये क्या होती हैं कि दूर जाती हैं। तो इसे हम बोलते हैं कि ये डाइवर्जिंग मिरर है ना, डाइवर्ज कर रहा है मतलब लाइट को फैला रहा है, ठीक है। दूसरा, ये हमें कॉनकेव मिरर में पहले 5 केसेस जो होते हैं ना इमेज फॉर्मेशन के, इसमें हमें रियल इमेज मिलती है, और जो लास्ट का एक केस है उसमें वर्चुअल इमेज मिलती है। अभी ये 6 केसेस क्या है, इन्हें हम डिटेल में समझेंगे, ठीक है ना। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर जो होता है ना, इसमें केवल 2 केस होते हैं, और दोनों ही केसेस में हमें वर्चुअल इमेज मिलती है। वर्चुअल इमेज मतलब ऑब्जेक्ट यदि सीधा है तो इमेज भी सीधी मिलेगी, ठीक है। लेकिन जो कॉनकेव मिरर है ना, इसमें हमें सभी साइज़ की इमेज मिलती है। ऑब्जेक्ट अगर बहुत दूर रखा हुआ है तो इमेज छोटी मिलेगी, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास जाता जाएगा इमेज की साइज़ बड़ी होती जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम बोलते हैं कि सभी साइज़ की इमेज मिलती है, स्मॉल, सेम और लार्ज। लेकिन जो कॉन्वेक्स मिरर है ना, इसमें जो इमेज होती है हमेशा ही छोटी मिलती है, बहुत ही छोटी मिलती है ऑब्जेक्ट की साइज़ की तुलना में, ठीक है। इसके बाद इनके यूजेस देख लेते हैं हम। तो जो कॉनकेव मिरर है ना, कॉनकेव मिरर शेविंग मिरर के लिए यूज़ होता है और डेंटिस्ट से यूज़ करते हैं। और कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस होते हैं रियर व्यू मिरर और स्ट्रीट लाइट में। तो यहाँ से आप एक चीज़ को समझ पाए होंगे कि कॉनकेव मिरर का काम क्या होता है, छोटी चीज़ को बड़ा दिखाना। जैसे हम शेविंग करते हैं तो हम चाहते हैं कि हमें डिटेल में बारीकी से दिखाई दे कोई चीज़, ठीक है, शार्प इमेज मिले, तो वो होती है हमारी कॉनकेव मिरर में। डेंटिस्ट को भी छोटी चीज़ें बड़ी देखनी होती हैं, तो वो कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है कि बड़ी चीज़ों को ना छोटा करके दिखाता है। जैसे कि रियर व्यू मिरर, हमें ज़्यादा चीज़ें तो दिखाई देती हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट थोड़े से ना दूर चले जाते हैं, थोड़े से छोटे हो जाते हैं। ऐसा स्ट्रीट लाइट में होता है। स्ट्रीट लाइट क्या करती है, लाइट को फैलाती है। तो यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर यूज़ होता है, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा करी थी कि हमें 6 केसेस देखने हैं मिरर की इमेज फॉर्मेशन के। अब सेंटर ऑफ से कर्वेचर से लेकर के ये सरफेस तक की जो दूरी है, ये कहलाएगी रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब इस रेडियस को यदि हम आधा कर दें तो यहाँ पर एक पॉइंट मिलता है, जैसे हम बोलते हैं फोकस, और यहाँ से सरफेस से लेकर फोकस तक की दूरी कहलाती है फोकल लेंथ, ठीक है ना। ये जिस लाइन पर मिलते हैं, इस लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सेस। तो देखिए ये सब चीज़ें, अच्छा हाँ, ये पॉइंट होता है पोल, जो सरफेस में बोल रहा हूँ, ये पॉइंट होता है पोल, ठीक है। यहाँ पर हमें 3 रूल समझने होते हैं कि जब भी कोई लाइट रे इस प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल आके मिरर से टकराएगी तो हमेशा ही फोकस से पास होगी। दूसरा रूल क्या है कि यदि कोई लाइट रे फोकस से पास हो रही है सीधे, तो ये हमेशा ही प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल वापस लौटेगी, ठीक है। एक दूसरे के उल्टे रूल्स हैं 2। तीसरा रूल है कि यदि कोई लाइट रे है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस तरीके से पास हो रही है ना, तो मिरर से टकराने के बाद सीधे सीधे अपने ही पाथ पे वापस लौट जाएगी, ठीक है। ये 3 रूल्स होते हैं। इसके बाद हमें पढ़ना होता है साइन कन्वेंशन क्या है। तो साइन कन्वेंशन का मतलब होता है, आप बस ये समझिए कि जैसे आपने मैथ्स में ग्राफ पढ़े हैं, ये हमारा ग्राफ है, ये होती है ओरिजिन, ठीक है, 0 0। अब आप इस साइड कोई चीज़ देखते हैं, कोई चीज़ मेज़र करेंगे तो ये सब नेगेटिव में आएगी एक्स एक्सेस के, और इस साइड हमेशा पॉजिटिव में आएंगी। तो यहाँ पर वही होता है कि ऑब्जेक्ट हम यहाँ पर रख रहे हैं, मान के चलिए ये हमने रख दिया ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट की यहाँ पर इमेज बन रही है, टकरा के यहाँ कहीं इमेज बनाएगा, तो ये जो कहलाता है ना, इसे हम बोलते हैं यू। यू मतलब ऑब्जेक्ट की दूरी इस पी पॉइंट से, इसे हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मान के चलिए कि इमेज बन गई यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो इमेज बनी है ना, इसकी डिस्टेंस इस पी से कहलाएगी वी, और एफ जो है इसे हम बोलते हैं फोकस, यहाँ तक की दूरी कहलाती है फोकल लेंथ, ये दूरी को हम लिखेंगे एफ,
ठीक है। अब ये तीनों ही चीज़ें जो है ना ये लेफ्ट साइड आ रही हैं, मतलब यहाँ पर आ रही हैं इस पॉइंट के। ये है पी पॉइंट एक्चुअली में, ये पोल है ना, ये वाला पोल और ये वाला पोल एक ही है। तो पोल के लेफ्ट साइड आना मतलब एक्स एक्सिस के लेफ्ट साइड जाना, मतलब ये सारी चीज़ें हमें नेगेटिव में लेनी होंगी। तो यही साइन कन्वेंशंस कहलाते हैं। सपोज करिए कि वर्चुअल इमेज बनती मिरर के पीछे, यहाँ पर एक अगर बन जाए वर्चुअल इमेज, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम यहाँ पर v पॉजिटिव लेंगे, u लेफ्ट साइड है, f लेफ्ट साइड है तो नेगेटिव हो जाएंगे। लेकिन p हमारा राइट साइड आए, ये जो इमेज राइट साइड बन रही है ना, तो p से यहाँ तक की दूरी जो लेते हैं ना v, ये हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि इमेज हमारी पॉजिटिव साइड पर आ चुकी है। ठीक है, आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी बहुत ही अच्छे से। अब हम देख लेते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मिरर से रिलेटेड, जो कि है मिरर फार्मूला। ठीक है, ये हमने लिया है एक कॉन्केव मिरर और इसे हमने एक, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये एफ पॉइंट है, ये पोल है। ठीक है, यहाँ पर हमने कुछ सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिहाइंड एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ए बी, जो कि अपनी, जिसकी एक लाइट रे पैरेलल जा रही है, एफ से पास हो रही है और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है और उसी पाथ पर वापस हो रही है। तो जो इमेज बन रही है ना हमारी, ये बन रही है फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। इसके लिए हमें यहाँ पर बेसिकली प्रूव करने के लिए दो दो ट्राइंगल्स लेने पड़ेंगे पेयर में। पहले बार हम ट्राइंगल लेंगे ए बी सी और ए डैश बी डैश सी, और हम इन्हें परपेंडिकुलर का रेशो और बेस का रेशो इक्वल कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम ट्राइंगल लेंगे एम एन बी डैश और एम एन एफ और ए डैश बी डैश एफ, इनके भी परपेंडिकुलर और बेस का रेशो हम इक्वल कर देंगे। फिर हम क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो एम एन है ना, ये इक्वल है ए बी के, तो यहाँ पर हम एम एन को ए बी से रिप्लेस कर देंगे। अब हमें क्या देखने को मिलता है कि ए बी अपॉन ए बी डैश, ए बी अपॉन ए बी डैश दोनों का एल एच एस इक्वल हो चुका है, तो दोनों का आर एच एस भी इक्वल होगा। जब आर एच एस को इक्वल किया और फिर यहाँ पर हमने डिस्टेंस रख दी। ठीक, यहाँ पर हम पी पॉइंट से मेजर करेंगे, तो पी एफ हो गई फोकल लेंथ, यहाँ पर हमने पी एफ ले लिया, कहाँ गया, ये एफ पी लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे ही ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, पी बी, इसे हम लिख देंगे यू, पी बी मतलब यू हो गया। ठीक है, और हमें बी सी चाहिए एक्चुअली, बी सी दूरी जो है ना, इसमें से पी बी में से पी सी को माइनस कर देंगे तो इतनी बच जाएगी। ठीक है, तो इसी प्रकार से सारी वैल्यूज़ को हमने यहाँ पर पुट किया है, तो ये सारे इक्वेशंस हमें मिल गए हैं। यहाँ पर हम मिल चुका है माइनस यू एफ प्लस यू वी इज इक्वल टू वी एफ। ठीक है, अब इस पूरी इक्वेशन को यदि हम यू वी एफ से डिवाइड कर दें तो हमें बहुत ही सिंपल सा एक फॉर्मूला मिल जाता है, जो कि होता है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ये फॉर्मूला हमें क्या बता रहा है मिरर का, कि अगर u इतना है v इतना है तो f कितना होगा, मतलब u v और f तीनों के बीच में रिलेशन बता रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट इतनी दूरी पर रखा हुआ है, फोकल लेंथ इतनी है मिरर की, तो इमेज कितनी दूरी पर बनेगी। ठीक है, अब देखिए मिरर कुछ ऐसे भी होते हैं जो ऑब्जेक्ट को बड़ा छोटा करके भी दिखाते हैं साइज, जैसे जैसे बॉडी को आप पास लाते जाएंगे इमेज बड़ी होती जाएगी, मतलब मैग्नीफाई होती जाएगी। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के लिए हमने देखे कि भाई ऑब्जेक्ट 50 सेंटीमीटर का था और इमेज हमें 100 सेंटीमीटर की मिल गई, तो हमने क्रॉप किया, तो यहाँ पर यूनिट अलग कर देंगे, तो हमें ये क्या 2 मिल गया, तो यही कहलाएगा मैग्नीफिकेशन की जो इमेज है ना ऑब्जेक्ट के मुकाबले डबल है। ठीक है ना, आप इमेज की साइज़ और ऑब्जेक्ट की साइज़ को डिवाइड कर देंगे, आपको मिल जाएगा मैग्नीफिकेशन। इसे हम ऑब्जेक्ट और इमेज की दूरी के फॉर्म में भी निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे ये ऑब्जेक्ट, ये इस पॉइंट से ऑब्जेक्ट कितना दूर रखा हुआ है और इस पॉइंट से इमेज कितनी दूर बन रही है, इनका रेशो v/u नेगेटिव में, क्योंकि लेफ्ट साइड चल रही है सारी चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पर हमको ये फॉर्मूला मिल जाता है। तो हमारा रिफ्लेक्शन तो इतना ही था। इसके बाद हमें देखना है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में हमें क्या देखना होता है कि कोई लाइट रे जब आ रही है और ये किसी पॉइंट पर यदि टकराई तो ये उसे पार कर जाती है। ठीक है, अगर ये कोई ट्रांसपेरेंट सरफेस है तो इसे पार कर जाती है। ट्रांसपेरेंट सरफेस बोले तो कोई भी कांच जो कि पॉलिश ना हो, जैसे हमारे विंडो के ग्लासेस होते हैं ना, जिनसे हम आर पार देख सकते हैं, उस टाइप का यदि कोई ग्लास हो ना, जैसे पानी भी इसमें ही आता है, पानी में भी हम आर पार देख पाते हैं। ठीक है, इसमें भी सेम टू सेम चीज़ें होती हैं, एक इंसिडेंट रे है, एक रिफ्रैक्टेड रे है, क्योंकि यहाँ पर पार कर गई तो इसे हम रिफ्रैक्टेड रे बोलेंगे, और एक नॉर्मल पॉइंट है। ठीक है, तो ये रिफ्रैक्शन जो हो रहा है ना, इसके भी कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पर रूल्स क्या है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों ही एक पॉइंट पर लाई करेंगे। साथ ही में एक मीडियम है रेयरर मतलब आप साधारण बोलचाल की भाषा में से बोल सकते हैं हल्का मीडियम कंपैरेटिवली, जैसे हवा और पानी के मुकाबले हल्की हवा है तो आप बोलेंगे कि रेयरर मीडियम एयर है और डेंसर मीडियम है वाटर।
ठीक है। तो लाइट रे जब भी रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी ना, तो हल्की सी सीधे ना जा करके नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी, ठीक है ना। जैसे कि एयर से, जैसे एग्जांपल के लिए मैं लिख दूं, एयर से वाटर में यदि जा रही है ना, तो लाइट रे हल्की सी नॉर्मल की तरफ आ जाएगी, ठीक है। ये प्रोसेस कहलाती है रिफ्रैक्शन। इसके हमने दो लॉज थे, एक लॉ देख लिया है कि इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल सेम पॉइंट पर सेम प्लेन पर लाई करते हैं। सेकंड पॉइंट है कि साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल अपॉन साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल का जो रेशो है ना, ये कांस्टेंट के बराबर होता है। ये कांस्टेंट कहलाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हम देखते हैं कि लाइट की स्पीड किसी भी मीडियम में वैक्यूम के मुकाबले कितनी स्लो है, ठीक है ना। जैसे कि लाइट वैक्यूम में ट्रैवल करती है अपनी मैक्सिमम स्पीड से, लेकिन अब लाइट वाटर में ट्रैवल कर रही है तो कुछ स्पीड तो कम होगी। तो वो कितनी कम हुई है वैक्यूम के तुलना में, वही हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कैलकुलेट करते हैं। म्यू इज इक्वल टू V1/V2 होता है। V1 है लाइट की स्पीड वैक्यूम में, V2 है लाइट की स्पीड मीडियम में, ठीक है। ऐसे हम यदि दो मीडियम का तुलना कर रहे हैं कि भाई वाटर में और ग्लास में लाइट कैसे ट्रेवल करे, तो हम दोनों की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशो ले लेते हैं इस तरीके से। जैसे ये ए म्यू जी लिखा हमने, तो पहले म्यू जी मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर का रेशो ले लिया, तो यहाँ से हमें मिल जाती है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। ये यूनिट लेस क्वांटिटी होती है, कांस्टेंट होता है बेसिकली। इसकी वैल्यू ग्लास के लिए होती है 1.5, वाटर के लिए होती है 1.33 और डायमंड के लिए होती है 2.42, एयर के लिए होती है 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज 1, ठीक है। अब देखिए, हम अक्सर देखते हैं रिफ्रैक्शन का एक एप्लीकेशन होता है। जैसे आप इस पेन को किसी लिक्विड में इस तरीके से डुबाएंगे ना, तो आपको इसकी डेप्थ में कुछ चेंज दिखेगा और ये हल्का सा टेढ़ा हुआ दिखेगा। तो आप समझ रहे होंगे कि टेढ़ा क्यों हुआ है वो, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये लाइट रेयर से डेंसर में जा रही है, तो ये स्ट्रेट लाइन जो है ना, ये बेंड हो जाती है, ठीक है। तो वो बेंड होना तो रिफ्रैक्शन के कारण हो रहा है, लेकिन उसकी हाइट भी कुछ कम दिखाई देती है। जैसे आपने ऑब्जर्व किया होगा कि तालाब वगैरह में पत्थर रखे हुए हैं, तो उनको आप वो जितनी गहराई में होते हैं उससे कम गहराई में दिखाई देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, इसको हम इस फेनोमेना को बेसिकली हम बोलते हैं एपरेंट डेप्थ। यहाँ पर हाइट लिख दिया बाय मिस्टेक मैंने, हाइट नीचे से निकाल सकते हैं, डेप्थ ऊपर से कैलकुलेट करते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर एपरेंट डेप्थ निकालने के लिए हम रियल डेप्थ मतलब असली में कितना गहरा है कोई, जैसे ये हम देखें कि ये कोई एरिया है, ये उसकी सरफेस है, यहाँ पर देखिए, यहाँ से हम देखें कि भाई कितना गहरा है, ठीक है। और यहाँ से एक रे और आ रही है इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ पर ये मीट कर रही हैं, लेकिन ऐसा एक्चुअली मीट होता नहीं है। हमें नज़र इस टाइप से कुछ आता है, यहाँ पर लाइट रिबेंड हो जाती है और हमें इस टाइप का कुछ व्यू नज़र आता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअल हाइट यहाँ पर थी, एक्चुअल हाइट नीचे थी, लेकिन हमको कम हाइट दिखाई देती है। हमको ऐसा लगता है कि बॉडी कंपैरेटिवली ऊपर है, कम गहराई पे तैर रही है। ये कहलाती है एपरेंट डेप्थ, ठीक है। तो इसका रेशो क्या होता है, रियल डेप्थ मतलब असलियत में कितनी गहराई है अपॉन में उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, ठीक है। जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, एपरेंट डेप्थ उतनी ही कम होगी, ठीक है, उतना ही ऊपर दिखाई देगा हमको। एपरेंट शिफ्ट भी बोलते हैं, जैसे हम एपरेंट शिफ्ट का फॉर्मूला होता है रियल डेप्थ कितनी गहराई है अपॉन में 1 - 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे सारे, ठीक है। इसके बाद हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेनोमेना पढ़ना है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब होता है कि किसी भी बॉडी का ट्रांसपेरेंट मीडियम से, जैसे हम कांच से आर पार देखते हैं ना खिड़की के, तो यहाँ पर इसी प्रकार का ट्रांसपेरेंट कांच लगा हुआ है, लेकिन एक फिक्स वैल्यू ऑफ एंगल होती है जिस पर अगर हम लाइट को इंसिडेंट करवाएं तो लाइट रे पार जाने की बजाय वापस लौट कर आ जाती है, ठीक है। यही फेनोमेना कहलाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जैसे यहाँ पर देखिए एंगल आई है और ये एंगल आर है, लाइट ऐसी गई हल्की सी बेंड हो गई दूर, फिर लाइट ऐसी गई हल्की सी बेंड हो गई दूर, लेकिन हमने एंगल को थोड़ा सा और बड़ा करें तो लाइट रे यहाँ जाके इधर आ गई, ठीक है। इस तरीके से सीधी चली गई है और यही एंगल जो है ना यहाँ पर बन चुका है क्रिटिकल एंगल के बराबर। अब यदि हमने इसे 1 डिग्री भी बड़ा कर दिया ना, इतना सा भी बड़ा कर दिया ना, तो लाइट रे ना नीचे आ जाएगी वापस, मतलब जिस मीडियम से जा रही थी उसी मीडियम में वापस लौट आएगी। तो ये क्या कहलाएगा हमारा, ये वाला फेनोमेना कहलाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये वाली रे सॉरी ये गलत बन गई है, यहाँ पर ये वापस आ गई है, ठीक है ना। जब क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा तो सीधी जाएगी, नहीं, जब इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल के बराबर होता है तो लाइट रे इसी एक्सिस पे रहेगी। लेकिन यदि मैं इसे थोड़ा सा और बढ़ा दूं, मतलब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, ये थोड़ा सा और बड़ा हो जाए क्रिटिकल एंगल से, तो ये लाइट रे जो है ना मीडियम में वापस लौट आएगी, ठीक है।
तो इसके कुछ एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे कि ऑप्टिकल फाइबर केबल आपने देखी होगी शायद, है ना। उसी में जियो फाइबर अगर आपके घर में होगा तो जो कनेक्शन के लिए वायर आता है ना, वो जियो फाइबर के जियो ऑप्टिकल फाइबर ही होता है। उसके अंदर हमारा जो डेटा इन्फॉर्मेशन जो भी कुछ आता है ना, वो सब लाइट के फॉर्म में ट्रेवल करता है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की ही हेल्प से ट्रेवल करता है, ठीक है। अब देखिए, क्रिटिकल एंगल के बारे में हमने जान लिया। क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या रिलेशन होता है। देखिए, ये है हमारा वही डायग्राम जो यहाँ मैंने बताया था कि क्रिटिकल एंगल के बराबर अगर इंसिडेंस एंगल हो तो लाइट जो रिफ्रैक्शन हो रहा है ना, ये इसी एक्सेस पे सीधी निकल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है 90, एंगल ऑफ इंसिडेंस है क्रिटिकल एंगल के बराबर। तो हमने स्नेल्स लॉ यूज़ किया, ये है स्नेल्स लॉ, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर मैंने नाम नहीं लिखा है, स्नेल्स लॉ। ये हमें बताता है साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल अपॉन साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर वही फॉर्मूला यूज़ कर लिया कि ये वाटर है सपोज करते हैं और ये एयर है, मतलब ये डेंसर मीडियम है और ये रियरर मीडियम है। तो डेंसर से रियरर में जब लाइट जाती है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। इंसिडेंस एंगल हो गया IC, रिफ्रैक्टेड एंगल हो गया 90 डिग्री। ये वैल्यूज़ पुट करी तो हमें ये वैल्यू मिल गई। अब हम यहाँ पर एक चीज़ और जानते हैं, 1μ2 को हम ऐसा लिख सकते हैं μ2 अपॉन में μ1, और 2μ1 को हम लिख सकते हैं μ1 अपॉन में μ2। हम देख सकते हैं कि यदि हम इसे 1 के अपॉन में कर दें, 1 अपॉन 1μ2 कर दें, तो यहाँ पर ये पलट के μ1 अपॉन μ2 बन जाता है, ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया 1 अपॉन 1μ2 इज इक्वल टू 2μ1। देखिए ये हमने वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि 2μ1 को हम 1 अपॉन 1μ2 लिख सकते हैं। सिमिलरली वाटर म्यू एयर को हम लिख सकते हैं यहाँ पर AμW, यहाँ पर ये साइन IC था तो ये 1 अपॉन साइन IC बन गया, ठीक है। तो इसे हमने सिंपली म्यू अकेले से रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पर हमें रिलेशन मिल गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल के बीच में, ठीक है। इसके बाद अब हमारा मिरर तो ख़त्म हो चुका है, मतलब रिफ्लेक्शन का टॉपिक ख़त्म। अब हम आ चुके हैं लेंस पे, जहाँ पर हम पढ़ते हैं कि भाई एक ट्रांसपेरेंट ग्लास का कोई मटेरियल है जिससे लाइट पार जा रही है लेकिन किसी एंगल पर बेंड हो रही है, ठीक है। जैसे यहाँ पर लाइट आई सीधी नहीं निकल रही है, जैसा कि खिड़की वगैरह में हो रहा था ना कि हल्की फुल्की बेंड हो रही थी, यहाँ पर थोड़ी मोटी सतह होती है और कर्व होती है। एक्चुअली ये खिड़की क्या है, प्लेन ग्लास है, लेकिन ये कर्व होने के कारण लाइट रे को या तो इधर कर देगा या इधर कर देगा, मतलब किसी भी साइड डाइवर्ज करेगा, ठीक है। तो ये तो दो प्रकार के लेंस हो गए। हमने वहाँ पर देखा था कि कॉनकेव मिरर ये है, कॉन्वेक्स मिरर ये है, ठीक है। यहाँ पर इसमें यहाँ पॉलिश है, इसमें यहाँ पॉलिश है। ये इस साइड इमेज बना रहा है और ये इस साइड इमेज बना रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे लेंस। लेंस बिल्कुल अपोजिट होते हैं। हाँ, यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ रखा है रफ मेरे पास। ये है हमारा कॉन्वेक्स लेंस और ये है हमारा कॉनकेव लेंस, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली नाम चेंज हो जाते हैं। अगर आपने वहाँ पर कॉनकेव मिरर के 6 केसेस देखे हैं ना, तो वही बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस के 6 केसेस बन जाते हैं। और यदि वहाँ पर आपने कॉन्वेक्स मिरर के केसेस देखे होंगे ना, 2 वर्चुअल इमेज वाले, वो यहाँ पर कॉनकेव लेंस के केसेस बन जाते हैं, ठीक है। सेम टू सेम है, सिर्फ मिरर के नाम बदल गए हैं। और एक चीज़ और बदल गई है कि वहाँ पर सारी जो UVF थे ना, वो सब लेफ्ट साइड चल रहे थे। यहाँ पर इमेज ऐसे टकरा के पार जा रही है, इमेज इस साइड बन रही है, तो V हमें पॉजिटिव लेना पड़ेगा, फोकल लेंथ हमें पॉजिटिव लेना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट हमेशा पॉइंट के लेफ्ट साइड ही रखा है, तो यहाँ पर U जो होगा हमेशा नेगेटिव रहेगा, ठीक है। ये चीज़ें कुछ चेंज हो जाती हैं। तो देखिए, लेंस से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला है हमारा, वो होता है लेंस फार्मूला। बिल्कुल सेम वे में हमें करना है। हमने ये लेंस से इस तरीके का एक डायग्राम ड्रॉ कर लिया है। 2F पर हमने ऑब्जेक्ट रखा और यहाँ पर 2F पर, मतलब एक प्रकार से सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही हमने ऑब्जेक्ट रखा और सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही हमें ऑब्जेक्ट मिल रहा, इमेज मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये हमने सबसे पहले क्या किया, ABO O1 और A' B' O है ये ABO A', तीनों ये वाले, ये बड़ा ट्राइंगल और ये बड़ा ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल्स को लिया, इनके परपेंडिकुलर्स का और बेसिस का रेशो इक्वल कर दिया, ठीक है। AB अपॉन A' और बेस का रेशो BO अपॉन B', इनको इक्वल करा। सिमिलरली फिर हमने लिया MOF और A', ये ट्राइंगल लिया, इनमें भी हमने परपेंडिकुलर्स का रेशो और बेस का रेशो इक्वल कर दिया, तो ये इक्वेशन मिल गई। बस फिर हमें MO की जगह AB पुट करना था, तो हमें LHS इक्वल मिल गया है, RHS को हम इक्वल कर देंगे। बिल्कुल मिरर फॉर्मूला जैसा काम है, ठीक है। BO,
तो यहाँ पर देखिए बी से ओ तक की दूरी, मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इसे हम क्या बोलेंगे, यू बोलेंगे, और यू माइनस के साथ आएगा क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट साइड में है। बिल्कुल वही फंडा ग्राफ वाला, ये ओरिजिन है हमारा, ओ मतलब ओरिजिन, इसके लेफ्ट साइड जो भी चीज़ें रहेंगी हमें नेगेटिव लेनी पड़ेंगी। लेकिन इमेज देखिए इस साइड बन रही है राइट साइड, मतलब वी पॉजिटिव रहेगा, एफ भी पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ पर देखिए सिर्फ हमने u नेगेटिव लिया है और यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके जो इक्वेशन मिली इसे u v f से डिवाइड कर दिया, तो हमें फाइनल फार्मूला मिल गया 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये होता है हमारा लेंस फार्मूला। और लेंस में भी मैग्निफिकेशन होता है, मिरर में तो आपको शायद उतना अच्छे से रिलेट ना कर पाए, लेकिन लेंस तो हमने सभी ने यूज़ करे हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, है ना। तो वहाँ पर यही सब एप्लीकेशंस काम आते हैं। देखिए इसका भी सेम फार्मूला है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज की हाइट कितनी है और इमेज का ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, इन दोनों का रेशो, या फिर इमेज कितनी दूर बन रही है अपॉन में ऑब्जेक्ट कितनी दूर रखा हुआ है, इन दोनों चीज़ों का रेशो जो होता है ये कहलाता है मैग्नीफिकेशन। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए मिरर में जब हमने पढ़े थे तो मिरर में जो मैग्नीफिकेशन आया था ना, ये आया था -v/u, ये था मिरर के लिए। मैग्नीफिकेशन इन लेंस आता है v/u, ये आपको याद रखना है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है। अब देखिए जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ रहे हैं हमारे डेरिवेशंस का जो लेवल है ना थोड़ा थोड़ा बढ़ता जा रहा है। अब हम और थोड़े से टफ डेरिवेशन और थोड़े से और इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन की तरफ आ चुके हैं, जिसमें हमें देखना है किसी कॉन्वेक्स सरफेस के लिए रिफ्रैक्शन। ठीक है, जहाँ पर एयर यानी कि रेयरर मीडियम से बॉडी डेंसर मीडियम, लाइट रे डेंसर मीडियम में ट्रेवल कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो है हमारी ON, सॉरी यहाँ पर ये तो नॉर्मल है, N नॉर्मल है। ठीक है, यहाँ पर इसको हम कुछ और नाम दे देते हैं, हाँ चलिए N ही बोल दिया इसको हमने। तो जैसे कि O से N तक जो रे जा रही है ये है इंसिडेंट रे। यहाँ पर देखिए ये है नॉर्मल, ये लाइट, ये डैश डैश वाली जो आपको लाइन दिख रहा है ये डैश डैश C पॉइंट पर आ रही है, ये है नॉर्मल। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल बन गया I। ऐसे ही यहाँ पर लाइट रे जब इससे स्ट्राइक करी तो ये नॉर्मल था, तो लाइट रे जब रेयरर से डेंसर जाती है, यहाँ पर हमने देखा था लाइट रे जब रेयरर से डेंसर जाती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाती है। तो ये लाइट रे जो थी ना इसको सीधे ऐसे निकल जाना चाहिए था, लेकिन ये नॉर्मल के पास में आ गई, तो ये नॉर्मल के पास आ गई है और यहाँ पर ये रिफ्रैक्टेड एंगल बन गया है। ठीक है, स्नेल्स लॉ यूज़ किया 1/2, ये है हमारा मीडियम नंबर 1, ये है मीडियम नंबर 2। तो 1/2 यहाँ पर मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, sin I अपॉन sin R। ठीक है, हम जानते हैं कि छोटे एंगल के लिए अगर I बहुत ज़्यादा छोटा एंगल है तो sin I की जगह केवल I लिखा जा सकता है और sin R की जगह सिर्फ R लिखा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने sin I अपॉन sin R को I अपॉन R कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा। अब हमने यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का एक बेसिक लॉ यूज़ करा ज्योमेट्री का, कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है ना इंटीरियर एंगल के सम्स के बराबर होता है किसी ट्राइंगल में। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ONC, ये ट्राइंगल आपने देखा, इसमें देखिए अल्फा और गामा दो एंगल दिख रहा है अंदर, बाहर एंगल दिख रहा है I, तो I इज इक्वल टू ले लिया अल्फा प्लस गामा। सिमिलरली यहाँ पर हम एक और ट्राइंगल देख रहे हैं NCI, तो यहाँ पर देखिए गामा इज इक्वल टू R प्लस बीटा, है ना, गामा इज इक्वल टू R प्लस बीटा या R इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा। ये I और R के हमें टर्म्स मिल चुके हैं, यहाँ पर हमने पुट करा और ये सारी वैल्यूज़ हमें मिल गई हैं। ठीक है, इन वैल्यूज़ को बस हमें क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करना है कि MN क्या है, जैसे कि M से लेकर N तक, ये है हाइट। ठीक है, यहाँ पर हमने हाइट की जगह MN रखा, लेकिन M से MN आपस में कैंसिल हो गया। ठीक है, μ2 क्या है, ये लेंस जो है ना, लेंस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2, μ1 क्या है, एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ऐसे फर्दर हम सॉल्व करते गए तो हमें ये टर्म मिल गई है। अभी तक हो क्या रहा था कि लाइट रे आ रही थी रेयरर मीडियम से डेंसर में जा रही थी, तो हमें ये फॉर्मूला मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर जब लाइट रे डेंसर से आ रही है मतलब लेंस से आ रही है और एयर में बाहर हो रही है, तो यहाँ पर हमें जो फॉर्मूला मिलेगा वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। यहाँ पर μ2 आ रहा था तो μ1 अपॉन v हो जाएगा, μ2 अपॉन u हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, ये डेरिवेशन आई होप क्लियर हो गया होगा, और अगर ये डेरिवेशन क्लियर है तो आपको लेंस मेकर फॉर्मूला बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि फुली उस पर बेस्ड है ये वाला। ठीक है, इसमें देखिए हमने क्या किया है, बेसिकली यहाँ पर हम किसी एक सरफेस के लिए पढ़ रहे थे, अब यहाँ पर हमने दो सरफेस लगा दी हैं, एक सरफेस ये हो गई, एक सरफेस ये हो गई। तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन जो हो रहा है ना 2 बार हो रहा है। पहले क्या हो रहा है कि पहले लाइट रे आ रही है, वो इससे टकरा के कहीं इमेज बनाएगी,
अब यहाँ पर आपने एक और रख दिया तो यहाँ पर जो लाइट रे जा रही है ये कहीं और इमेज बनाएगी, पहले यहाँ बन रही थी अब यहाँ बनेगी, ठीक है। तो इन्हीं दोनों रिफ्रैक्शन को हमें कंबाइंड करके एक इक्वेशन बनानी है। मतलब बाहर जो रिफ्रैक्टिव, मतलब देखिए बेसिकली जो फर्स्ट वाली जो ये वाले सरफेस है इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ कहीं होगी और इस वाले की रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ कहीं होगी, तो दोनों की रेडियस ऑफ कर्वेचर को कंबाइन करके एक इक्वेशन बनानी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले फर्स्ट सरफेस ये वाली सरफेस के लिए देखा कि लाइट रे ऐसे इंसिडेंट रे गई, ये यहाँ से फर्स्ट सरफेस से टकरा के यहाँ कहीं चली गई, यहाँ इसने इमेज बना दी, ठीक है। लेकिन सिर्फ फर्स्ट सरफेस से है, पर ऐसा हुआ तो है नहीं, हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि अगर एक सरफेस होती तो यहाँ इमेज बनती, लेकिन यहाँ तो दो दो सरफेस हैं, तो यहाँ इमेज ना बना के जो फाइनल इमेज बनी ना हमारी वो यहाँ पे बनी है। तो होगा क्या कि पहले ऑब्जेक्ट ये था, इमेज यहाँ बन गई। अब ये जो इमेज बनी है ना फर्स्ट सरफेस के कारण, ये सेकेंड वाली सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो पहले ओ ऑब्जेक्ट था, आई डैश इमेज बनी, अब आई डैश ऑब्जेक्ट हो जाएगा और आई इमेज बनेगी सेकंड सरफेस के लिए, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला हमें मिला था ना रियर से डेंसर वाला, तो हम एक बार ये पुट करेंगे, फिर दूसरी बार जब डेंसर से रियर में लाइट रे आ रही है तो फिर हम ये वाला फॉर्मूला पुट करेंगे, ठीक है। तो दोनों वैल्यूज़ हमने यहाँ पर पुट कर दी हैं। μ2 आई होप समझ रहे होंगे आप, μ2 है लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और μ1 है एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। दोनों ही वैल्यूज़ पुट कर दी। फर्स्ट केस में जब लाइट रे रियर से डेंसर जा रही है तो हमने आई डैश को क्या लिया है, ऑब्जेक्ट सॉरी इमेज ली है, तो इमेज मतलब ये वी डैश ले लेंगे तो इमेज तक की दूरी, तो यहाँ पर देखिए हमने वी डैश पुट किया है। और यहाँ पर सेकंड वाली सरफेस जब हमने ली है ना, सेकंड वाली सरफेस में यू की जगह पुट करे हैं इसको हमने, ठीक है। यू की जगह क्यों पुट करे हैं, क्योंकि वो एज अ ऑब्जेक्ट बिहेव कर रहा है, तो यहाँ पर हमने सेम टू सेम चीज़ करी है, फॉर्मूला यही वाला रखा है, बस यू की जगह हमने वी डैश पुट कर दिया है। क्यों, आप समझ गए होंगे, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। बस सिर्फ दो चीज़ें आपको करनी है। अब आपको देखिए μ2 अपॉन वी डैश, μ2 अपॉन वी डैश दोनों ही इक्वेशन में कॉमन दिख रहा है, मतलब इस वाली सरफेस में भी μ2 अपॉन वी डैश आ रहा है और इस वाली सरफेस में भी μ2 अपॉन वी डैश आ रहा है। तो इन दोनों इक्वेशन को यदि हम ऐड कर दें तो μ2 अपॉन वी डैश अपोजिट साइन होने के कारण हो जाएगा कैंसिल, आपको फाइनल आउटपुट मिल जाएगा ये μ1 अपॉन बी μ1 अपॉन यू। इसे आप फर्दर सॉल्व करेंगे ना तो आपको मिल जाएगा 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1 -1, और दोनों ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस के रेसिप्रोकल्स का डिफरेंस, ठीक है। यही होता है हमारा लेंस मेकर फार्मूला का प्रूफ। इसी की हेल्प से जो लेंसेज है ना ये डिज़ाइन करे जाते हैं कि भाई कितने पावर का लेंस आपको चाहिए। बहुत ही आगे जल्दी हम पावर का भी डिस्कशन करेंगे कि आखिर लेंस की पावर होती क्या है, ठीक है। अभी देखिए हम डिस्कस करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का, कि यदि हम दो लेंसेज को आपस में कांटेक्ट में रखते हैं तो जो हमारी इमेज है वो किस प्रकार से बिहेव करेगी, ठीक है। कि जो एक लाइट रे गई है ये कहाँ पर इमेज बनाएगी और फोकल लेंथ, पावर, मतलब इमेज बड़ी मिलेगी या छोटी मिलेगी, ये सब, ठीक है। तो देखिए दो यदि हमने कॉन्वेक्स लेंस कंबाइन करे हैं तो दोनों की फोकल लेंथ हमेशा ही ऐड होती है। ऐड क्यों होती है, क्योंकि हमें पता है ये है हमारा कॉन्वेक्स लेंस, इसकी इमेज जो है ये बनती है राइट साइड, ये ओरिजिन है, राइट साइड चलेंगे तो पॉजिटिव भी मिलेगा ना, इमेज राइट साइड बन रही है तो, और फोकल लेंथ भी यहीं पर है राइट साइड, तो इसलिए फोकल लेंथ भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पर हमने दोनों ही फोकल लेंथ को पॉजिटिव लिया है। अब यदि हम इस वाले कॉन्केव लेंस की बात करें, ठीक है, तो ये यहाँ इमेज बना रहे हैं, यहाँ पे इसकी फोकल लेंथ आ जाती है, तो ये फोकल लेंथ देखिए ये अगर ओरिजिन है तो इसके मुकाबले फोकल लेंथ जो फोकस पॉइंट है ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड होने के कारण हमें फोकल लेंथ लेनी पड़ेगी नेगेटिव में। तो जो हमें फॉर्मूला मिल जाएगा ना, यदि इस टाइप का हम डायग्राम ड्रॉ करें, एक है हमारा कॉन्केव लेंस और एक है हमारा कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो इसकी रेडियस होती है, इसकी फोकल लेंथ होती है पॉजिटिव और इसकी फोकल लेंथ होती है नेगेटिव, तो -f2 लेंगे, f1 पॉजिटिव का लेंगे तो ये फॉर्मूला मिल जाएगा। अब ये आपका होमवर्क है, आपको बताना है कि यदि इस टाइप का आपको सेटअप दे दिया जाए, ये देखिए आपको दे दी गए हैं दो कॉन्केव लेंसेज, तो इन दोनों की जो हमें रिजल्टेंट फोकल लेंथ मिलेगी वो कितनी मिलेगी, ठीक है। ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है ज़रूर। देखिए अब इसके बाद हम देखते हैं कि पावर क्या होती है, पावर ऑफ लेंस, ठीक है। पावर हम अपने डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। बेसिकली पावर हमें बताती क्या है, जैसे ये कोई लेंस है, ये कोई लाइट रे आई, तो ये लेंस ना कितनी ज़्यादा लाइट को बेंड कर पा रहा है। जैसे कि मान के चलिए ये लाइट है उसने यहीं बेंड करा दिया,
तो इसने क्या किया, फोकल लेंथ को बेसिकली कम कर दिया बहुत ज़्यादा। तो इसको हम बोलेंगे कि पावर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसने फोकल लेंथ को बहुत ही कम कर दिया, यहीं पे बेंड करा दिया। लेकिन यदि ये कोई लेंस है जो लाइट रे आई और बहुत दूर जा रही है, तो यहाँ पर चली गई फोकल लेंथ ज़्यादा हो गई, मतलब इसने लाइट को कम बेंड कराया है, और लाइट को कम बेंड कराया है मतलब इसकी पावर कम है। फोकल लेंथ को कितना बड़ा कर दिया इसने, बहुत दूर कर दिया। तो यहाँ पर अगर फोकल लेंथ बड़ी है तो पावर कम होगी, और पावर बड़ी है तो फोकल लेंथ कम होगी। मतलब पावर और फोकल लेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इनका फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए दो कॉन्वेक्स लेंस थे तो 1/f1 1/f2 दोनों की पावर ऐड हो गई, क्योंकि 1/f मतलब पावर होता है। यहाँ पर P1 माइनस P2 हो गया, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंस बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई हैं। आई होप लेंस बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। और मैं समझ रहा हूँ स्पीड थोड़ी सी तेज़ हो रही है, बट क्योंकि ये रिवीजन वीडियो है इसलिए इसे हम ज़्यादा डिटेल में जा नहीं सकते हैं। ठीक है, देखिए अब हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रिज्म। प्रिज्म आपने देखा होगा एक 3D पिरामिड शेप का एक ऑब्जेक्ट होता है, जिससे जब हम वाइट लाइट को पास कराते हैं तो ये लाइट को ना उसके कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ठीक है ना, आपको 7 कलर देखने को मिल जाते हैं वाइट कलर के, जो आपको विब्ग्योर होता है ना, वायलेट, इंडिगो, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, वो सब, ऑरेंज वगैरह, वो सब का एक स्पेक्ट्रम देखने को मिल जाता है। ठीक है, उसे हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो देखिए ये होता है हमारा प्रिज्म का डायग्राम। यहाँ पर हमने सारी टर्म्स को समझ लिया है। देखिए हुआ क्या एक्चुअली, वेट अ मिनट, चलिए मैं यहाँ बता देता हूँ। देखिए ये है हमारा प्रिज्म, ये कोई लाइट आई, ये यहाँ से पैरेलल चली गई और यहाँ चली गई। ठीक है, तो यहाँ पर होता क्या है, ये जैसे मान लीजिए ये नॉर्मल है, तो ये लाइट को ये नॉर्मल है, लाइट को जाना ऐसे चाहिए था, लेकिन क्योंकि लाइट डेंसर में जा रही है तो लाइट थोड़ी सी टुवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब सीधी जाना चाहिए था, लेकिन लाइट थोड़ी सी नॉर्मल की तरफ आ गई। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं नॉर्मल के साथ बनने वाला एंगल इंसिडेंस एंगल। ठीक है, यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो गया तो इसे हम बोलेंगे इसे हम बोलेंगे रिफ्रैक्टिव एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल। ठीक है, अब यहाँ पर लाइट रे सीधी निकल गई। अब देखिए जब ये लाइट रे यहाँ से गई, फिर मीडियम चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर फिर एक नॉर्मल बना हुआ है, ये नॉर्मल है आपका सेकंड वाली सरफेस के लिए। अब यहाँ पर क्योंकि डेंसर से रेयर जा रहे हैं तो ये लाइट ये नॉर्मल से अवे हो गई, तो यहाँ पर इसने बना दिया एंगल इमरजेंस एंगल। ठीक है, ये एंगल इंसिडेंस एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल, फिर इमरजेंस एंगल। तो यहाँ पर भी जो एंगल बनता है ना, इसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड एंगल R2। ठीक है, ये होता है एंगल ऑफ प्रिज्म, कैपिटल ए से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए ये लाइट रे जो थी हमारी, बेसिकली यहाँ पर देखिए ये थी लाइट रे हमारी, ये लाइट रे ऐसी गई। अब ये लाइट रे को ऐसा जाना चाहिए था, लेकिन ये इस तरीके यहाँ चली गई। तो ये जो एंगल बन रहा है ना कि ऐसी जाना चाहिए थी, ऐसी चली गई, ये एंगल जो बन रहा है ना, ये कहलाता है एंगल ऑफ डेविएशन। इसे हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये 2-3 एंगल जो मेन है मैं आपको बता देता हूँ। ये एंगल होता है एंगल ऑफ प्रिज्म, ये एंगल होता है एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है ना, ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये होता है एंगल ऑफ इमरजेंस। यहाँ पर मैंने लिख के रखा है एंगल ऑफ डेविएशन यहाँ बन रहा है, एंगल ऑफ प्रिज्म फिक्स होती है वैल्यू एक प्रिज्म के लिए, इंसिडेंस एंगल ऑफ इंसिडेंट सॉरी, और ये एंगल ऑफ इमरजेंस, ये R जो है हमारा ये है रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, ये R1 R2 जो दिख रहा है ये रिफ्रैक्टेड रे हैं आपकी। देखिए अब यदि यहाँ पर हम ट्राइंगल PSQ को सॉल्व करें तो हम देखते हैं कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है ना, ये इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होता है। तो इन दोनों इंटीरियर एंगल्स का हमने सम किया तो हमें डेल्टा की इक्वेशन मिली। फिर हमने PRQ ट्राइंगल को सॉल्व किया तो हमें एंगल R की एक वैल्यू मिल गई है। ठीक है ना, जो कि हम आगे पुट करेंगे। फिर हमने लिया APRQ जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा था ना ट्राइंगल के अंदर, वो लिया और तीनों एंगल्स की वैल्यू पुट कर दी, और PRQ अननोन है। तो हमें यहाँ से एंगल ऑफ प्रिज्म की वैल्यू मिल गई। क्या मिल गई? R1 प्लस R2। अब देखिए मिनिमम डेविएशन की एक कंडीशन होती है कि जहाँ पर मिनिमम डेविएशन हो रहा हो, उससे कम डेविएशन हो ही नहीं सकता है। तो उस कंडीशन में R1 और R2 बराबर होते हैं और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस इक्वल हो जाते हैं, I इक्वल टू E। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज़ जो है ना हमने यहाँ पर पुट कर दी। I प्लस E ये भी बराबर थे तो यहाँ पे 2I हो गए, R प्लस R 2R हो गया, और 2R अभी हमने देखा A होता है। तो यहाँ से आपको एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन और I में रिलेशन मिल गया। ठीक है, इसके बाद हमें चाहिए है कि एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, एंगल ऑफ प्रिज्म और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में रिलेशन मिल जाए। तो हम जानते हैं स्नेल्स लॉ से म्यू इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R। यहाँ पर हमने I की वैल्यू पुट करी, यहाँ से I इज इक्वल टू
डेल्टा प्लस ए अपॉन टू, और आर की वैल्यू हमने क्या पुट कर दी यहाँ से, देखिए ए अपॉन टू, साइन ए अपॉन टू पुट करी, तो ये हमें मिल चुका है ए म्यू और डेल्टा में रिलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे, और सभी इसी डायग्राम पर बेस्ड हैं, तो ये डायग्राम आपका बहुत ही अच्छे से तैयार होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम देखने वाले हैं कि एंगुलर डिस्पर्सन आखिर होता क्या है। ठीक है, एंगुलर डिस्पर्सन मतलब कि हम जानते हैं कि जो वॉयलेट कलर है ना, वॉयलेट कलर की जो वेवलेंथ होती है ये सबसे कम होती है, वहीं पर जो रेड कलर है, रेड कलर की जो वेवलेंथ है ये सबसे ज़्यादा होती है। वेवलेंथ जितनी ज़्यादा होती है लाइट उतनी ही कम डिस्पर्स होती है, सॉरी लाइट उतनी ही कम बैंड होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो रेड कलर की जो लाइट रे है ना, हमने देखा कि विब्ग्योर के फॉर्म में लाइट टूट गई है, ये है हमारा V और ये है हमारा R। तो देखिए निकले तो एक ही पॉइंट से हैं, लेकिन R बहुत ही कम डेविएट हुआ, R लगभग सीधा जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वॉयलेट कलर बहुत ज़्यादा डेविएट हो चुका है। तो यहाँ पर जो इन्हीं दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है ना, और इस एंगल ऑफ प्रिज्म का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमें मिल जाता है एंगुलर डिस्पर्सन का फॉर्मूला। ठीक है, म्यू V मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ब्लू लाइट, ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड लाइट, इन दोनों के लिए इन दोनों का डिफरेंस और एंगल ऑफ प्रिज्म का मल्टीप्लाई, ये होता है एंगुलर डिस्पर्सन। ठीक है, बहुत ही सिंपल था, छोटा सा टॉपिक था, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आई गेस। और ये होती है फिर डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर मतलब कि कोई प्रिज्म कितना ज़्यादा डिस्पर्सन कर सकता है। ठीक है, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ प्रिज्म टू कॉज डिस्पर्सन। ठीक है, यहाँ पर हम एंगुलर डिस्पर्सन और मीन डेविएशन का रेशो कर देते हैं। मीन डेविएशन मतलब है हमारा कि देखिए विब्ग्योर VIBGYOR, ये है विब्ग्योर हमारा। अब देखिए येलो जो है ना करीब करीब बीच में आ रहा है, तो एक हम येलो बना देते हैं जिसे हम बोलते हैं मीन, कि इन सभी का जब हम एंगल का एवरेज करते हैं ना तो हमें येलो के पास मिलता है, तो हम बोलते हैं कि मीन डेविएशन येलो पे आ रहा है। तो मीन डेविएशन मतलब बीच वाला जो डेविएशन है ना, ये इससे हम अगर डिवाइड करते हैं अपने एंगुलर डिस्पर्सन को, तो ये जो हमें वैल्यू मिलेगी ना, जो फॉर्मूला मिलेगा, वो फॉर्मूला होगा डिस्पर्सिव पावर का। ठीक है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का रिवीजन बहुत ही तेज़ी में हो रहा है, शायद आप लोगों को कुछ कन्फ्यूज़न हो रहे होंगे, बट क्योंकि समय की पाबंदी है इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जा पा रहे हैं। आप लोग भी अभी बहुत डिटेल्ड वीडियो नहीं देख सकते हैं, क्योंकि आपको अब बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, कोई एक ही यूनिट में इतना टाइम नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये था हमारी आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक। इसके बाद हमारा बचा है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, तो वो अपने आप में ही बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर मैं अभी उसे ऐड करूंगा तो वीडियो कम से कम 25 से 30 मिनट की बढ़ जाएगी, इसलिए उन पर एक सेपरेट वीडियो बहुत जल्दी बना दूंगा मैं आपको, उसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। उसमें तो 3-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनके 2 केसेस हैं ना, वो सब हम डिटेल में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर कमेंट करके बताएं कि भाई कैसा लगा आपको वीडियो एक्सप्लेन करने का तरीका, आगे कोई सजेशंस जो भी हो आप बिल्कुल कमेंट में बताएं। अगले वीडियो में आपको ज़रूर वो सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट होती हुई नज़र आएंगी। ठीक है ना, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये इस चैप्टर का रिवीजन तो हो गया, बाकी चैप्टर के रिवीजन वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उन्हें भी ज़रूर चेकआउट करें, और एग्ज़ाम के पहले पहले आपके सारे चैप्टर्स के वन शॉट रिवीजन वीडियो आप तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, बस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन प्रेस करना आपका काम है, बाकी सारे काम मैं संभाल लूँगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।